गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आप सबों को फिजिक्स पढ़ाता हूं और ये फिजिक्स में जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इसमें बहुत सारे सब यूनिट्स हैं। फर्स्ट सब यूनिट्स है कूलम्स लॉ और सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हर एक सेशन हुई है पढ़ाई और ये मैं सेकंड सेशन का क्लास ले रहा हूं। फर्स्ट सेशन में आपने क्या क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी चार्ज के चारों ओर का वो रीजन, वो सराउंडिंग जहां तक इसका इन्फ्लुएंस काम करता है, क्या कहलाता है चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपने पढ़ाई की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। मैं इसको रिकॉल कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगता है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। फिर आपने पढ़ाई की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, आप यह भी निकाले थे। और आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसमें पहले दिन हम लोगों ने इसके डिफिनेशन पढ़े थे, लेकिन मैं फिर भी आज फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। तो एक डिफिनेशन क्या था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, द पाथ, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डिफाइंड एज द पाथ स्टेट, द पाथ may be a state or curve. The path may be a state or curve along which a unit positive charge can move if it is free to do so। यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पाथ को ही हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो द पाथ व्हिच मे बी ए स्टेट, सीधा भी हो सकता है कर्व भी हो सकता है, जिसके अलॉन्ग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ना, इफ इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे आप देख लें, अगर ये एक स्फीयर है और ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहां पर एक हम +1 यूनिट चार्ज की इमेजिन करें, ये किधर मूव करेगा, इसके कारण ये रिपेल होगा। तो जिस पाथ को ये फॉलो करेगा उस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, ये ऐसे मूव करते जाएगा। तो ये पाथ जो स्टेट पाथ जो हो गया, यही क्या कहलाएगा फील्ड लाइन। सो इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द पाथ आइदर स्टेट और कर्व along which a very positive charge can move if it is free to do so। Okay, this is called electric field lines। एक सेकेंड डिफिनेशन भी है कि the path or the path such that tangent at a point on it gives direction of electric field। The path such that tangent at a point on it gives directions of electric field at the point is called an electric field line। इट मींस क्या हुआ, ये जैसे यही बात है,
अगर स्टेट है तो ठीक है, इस पर ये टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो आपके लॉन्ग ही होगा। अगर ये कर्व है तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पर क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वो पाथ जिसके किसी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट, अगर स्ट्रेट है तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, अगर कर्व है तो इस पॉइंट ए पर टेंजेंट ये हुआ। तो अगर टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यही। तो इस पाथ को जो स्ट्रेट भी है या कर्व है क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये हमने पिछले क्लास में भी हम लोगों ने दोनों इंटीग्रेशंस को देखा था। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखे थे कि एडवांटेज क्या है हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फर्स्ट एडवांटेज क्या है, क्यों, पहला एडवांटेज है कि दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या एडवांटेज है, एडवांटेज फर्स्ट हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस and they are used to represent electric field. And ये क्या होता है आप सुनो कि ये इसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का मतलब प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, संकेत करते हैं। मान लीजिए आपको बताना है कि इस रीजन में, सपोज कीजिए कि इस रीजन में आपको बताना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैसे दिखाइएगा, हम तो बॉक्स ऐसे ही बना दिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो इस रीजन में हम ऐसे फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फील्ड लाइंस इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस रीजन में है और वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, तो जिधर की हम एरो मार्क किए हुए हैं। तो पहला एडवांटेज क्या होगा कि दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड दे गिव अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताती है, डायरेक्शन। कैसे, अभी आप देखे थे, फिर से रिकॉल कीजिए। अगर ये स्ट्रेट पाथ है तो स्ट्रेट पाथ का ये एरो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। यदि किसी पॉइंट पर टेंजेंट भी ड्रॉ करेंगे तो इसी के लॉन्ग हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है जैसे कि ये है और इस पॉइंट पर हमें फील्ड की जानकारी रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पर आपका ये टेंजेंट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इसके लॉन्ग है। यदि आप यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो देख लीजिए टेंजेंट इधर है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है पॉइंट फील्ड पर। तो इस तरह से हम फील्ड लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की जानकारी रखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है इसका, दे गिव अस, ठीक है, and they give us idea about magnitude of electric field. अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की भी जानकारी देती है, लेकिन कैसे, तो ये भी देखते हैं। यहाँ तो देख रहे हैं कि फील्ड लाइन सिमेट्रिकल है, तो ये यूनिफॉर्म है, कहीं फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, फील्ड लाइन ऐसे है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि फील्ड लाइन जो है ज्यादा नजदीक है, क्राउडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा जहाँ ये नजदीक है, और यहाँ पर फील्ड क्या होगा, ए पॉइंट पर वीक होगा, और बी पॉइंट पर क्या है, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह से हमें ये पता चल जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ ज्यादा कहाँ कम है। आप ये भी देख लेंगे, अगर हम ये बताएं कि अगर यहाँ से सिपरेशन यहाँ हाफ हुआ है, तो अगर ये फील्ड लाइन के बीच का सिपरेशन अगर यहाँ हाफ हुआ है, तो यहाँ फील्ड डबल हो जाएगा। अगर यहाँ फील्ड 10 यूनिट्स है
तो यहाँ पर फील्ड आपका जो है डबल होकर के 20 यूनिट्स हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से हमें मैग्नीट्यूड का भी आइडिया होता है। तो ये क्लियर हो गया कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट सर माइकल फैराडे ने दिया था, ठीक है। तो who proposed the idea of electric field lines? Sir, Michael Faraday proposed the concept of electric field lines. अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? वो properties of electric field lines. तो इनकी अब properties देख लें। फर्स्ट properties क्या है? They start from पॉजिटिव चार्ज। कहां से शुरू होती है? पॉजिटिव चार्ज से। एंड इन एट नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। जैसा कि हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस ऐसे ट्रेवल करती है। अगर कहीं कोई ऐसे डायरेक्शन दिया हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड प्रॉपर्टीज, तो ये क्लियर हो गया कि दे ओरिजिनेट, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन एट नेगेटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट देख लीजिए आप, दे आर perpendicular, they are perpendicular to the surface of conductor. They are perpendicular to the surface of conductor. एक कंडक्टर के सरफेस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कभी भी जो है, जैसे कि एक कंडक्टर हम ले लेते हैं स्फेरिकल कंडक्टर्स, और इसके कारण यदि हम ये आपका सपोज कीजिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, तो इसके कारण फील्ड लाइंस जो होगी वो ऐसा तो हो सकती है, लेकिन ऐसी फील्ड लाइंस नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है इस पॉइंट पर। ये क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि ये सेंटर से होकर जा रहा है और इस पॉइंट पे टेंजेंट पर आप जानते हैं कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो सकता है पर ये नहीं। इसी तरह से अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम यहाँ से कहें कि फील्ड लाइंस अगर ऐसे आई हैं इंसिडेंट, तो ये तो इसलिए ऐसे आई हैं फील्ड लाइंस, तो ये भी आपका संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो वो फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। थर्ड पॉइंट है they never intersect each other. वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, काटती नहीं। ओके, अब क्यों नहीं काटती है? तो देखिए यहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज की, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर देखें आप, अगर दो फील्ड लाइंस जैसे हम यहाँ ले रहे हैं, सपोज करके किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां है वहां एक टेंजेंट हो गया इससे कॉरस्पॉन्डिंग और एक टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे इधर, तो इसी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर। तो क्या संभव है कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो? ऐसा कहने का मतलब तो ये हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि कोई एक व्हीकल है जो सेम टाइम पर सेम पोजीशन पर वो ईस्ट की ओर भी ट्रेवल कर रही है और आप कह सकते हैं नॉर्थ के नॉर्थ भी ट्रेवल कर रही है। तो क्या ये दो डिफरेंट डायरेक्शन पर कोई बॉडी मूव कर सकता है एक ही पोजीशन पर? नहीं। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के भी एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकते और यही कारण है कि फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें तो ध्यान दें कि कहीं पर फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। हम सबसे क्लियर हो गया कि वाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर
हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकंड, अगर ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पर दोनों के कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही जगह पर जो अलग अलग डायरेक्शन बताएंगे ये संभव नहीं है। अतः क्या क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। फोर्थ पॉइंट है they do not pass through कंडक्टर, ये कंडक्टर से होकर के नहीं गुजरती। अब यही कारण है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। अगर फील्ड लाइंस नहीं है, ये तो क्या है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। They do not form closed loop। तो ऐसा क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बन सकती। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। अगला पॉइंट देख लिया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस contract longitudinally यानी लेंथ वाइज। ये कर करके हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक फ्री लाइन है जो पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा रही है, तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्प्रिंग के जैसा ये सिक्योरिटी। ये करके हम क्या एक्सप्लेन करते हैं कि अनलाइक चार्जेस में एट्रैक्शन होता है। सो हम इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि अनलाइक चार्जेस attract each other, we provide the properties that electric field lines contract longitudinally. 7 points है, 7 properties है। ये exert यानी आरोपित करती है, exert lateral pressure or lateral force on each other, lateral force on each other। इसके थ्रू इस प्रॉपर्टी से हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये एक्सप्लेन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे पर ऐसे फोर्स एक्सर्ट करती है, इसलिए हम ये एक्सप्लेन कर पाते हैं कि लाइट चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और तो 7 प्रॉपर्टीज क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral force on each other, so that we can say that there is a force of repulsion between two like charges। अगला प्रॉपर्टीज है आपका कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग का मजबूत होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इफ फील्ड लाइन आर क्राउडेड बट it is weak if field lines are widely separated। जैसा कि जस्ट पहले भी आपने देखा था, फिर से रिकॉल कर लीजिए। अगर हम ऐसा देख रहे हैं इस पॉइंट पर
आप बताइए कि अब ए पॉइंट पर अगर हम लें और ये बी पॉइंट लें तो कहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी लार्जर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइन ज्यादा क्लोजली पैक्ड है और यहाँ फील्ड लाइन क्या है? अलग अलग सेपरेटेड है। तो अगर कहीं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा ड्रॉ किया हुआ है तो हम क्या कंक्लूड करते हैं? इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है? तो ए पॉइंट पर। और किस पॉइंट पर आपका फील्ड जो है वीक है? तो बी पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि यहाँ फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर है, जबकि यहाँ ये नजदीक है। इस तरह से आपने क्या क्या सीखा? डिफिनेशन आपने सीखा, दो तरीके से आप डिफाइन किए। फिर आपने एडवांटेज सीखा कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और फिर आपने प्रॉपर्टी सीखी और कुछ सिंपल केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना सीखिए। और जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स नहीं दिया है और एक एक्सरसाइज में भी दिया है तो उसको भी आप जरूर बनाएं। मैं कुछ सिंपल केसेस में फील्ड लाइंस को ड्रॉ करता हूं। जैसे कि एक सबसे इजियर है कि हम एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, हम कुछ को दिखाते हैं ऐसा। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट चार्ज के कारण, ये देखिए ये पॉइंट चार्ज के कारण जो कैसा है? पॉजिटिव है। हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ये क्या दिख रहा है? ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर कोई ऐसे ड्रॉ करता है तो ये गलत होता है, इसलिए क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो सबसे इजी एग्जांपल क्या सीखे आप? एक पॉइंट पॉजिटिव के कारण, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना। और ऐसा भी नहीं कीजिएगा कि आप यहाँ दे दिए, अगर आप यहाँ एक बढ़ा दिए तो सिमेट्रिकल करना होगा, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि इधर फील्ड स्ट्रॉन्ग हो इधर वीक हो। तो यहाँ तो 4D लाइन से काम चलाइए और नहीं तो दे रहा है तो सब तरफ सिमेट्रिकल बना दीजिए। तो इस तरह से हमने एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया है। अब आप देखिए पॉइंट निगेटिव चार्ज के लिए अगर करना हो तो कैसे कीजिएगा? बिल्कुल ये आसानी होगा, लेकिन आप जो है ये एरो का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ट्रेवल करती है और निगेटिव पर आगे टर्मिनेट होती है। फिर आपने एक एग्जांपल और भी सीखा, वो क्या? कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें। इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं? आप रिप्रेजेंट किए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसा नहीं करना है हमें कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये स्पेसिंग इक्वल नहीं है, इट मींस इधर फील्ड स्ट्रॉन्ग है इधर वीक हो गया। इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि जो हम ये ड्रॉ करें तो इक्वी डिस्टेंस हो और पैरेलल भी हो, तभी जाकर के हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर पाएंगे। तो ये हुआ कि हम यूनिफॉर्म फील्ड को ये किसके कारण ड्रॉ किए? पॉइंट निगेटिव चार्ज के कारण। अब मैं ये एक दो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो कुछ दूरी से अलग अलग है मैं ड्रॉ करता हूं। निश्चित है कि यहाँ पर दोनों के कारण, क्योंकि दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ही जीरो होगा, यानी यहाँ से कोई फील्ड लाइंस नहीं गुजरना चाहिए। तो ये क्या करेंगे? निकलते समय तो देखिए परपेंडिकुलर निकली और फिर यहाँ से ऐसे, और यहाँ से भी जो निकली परपेंडिकुलर ये ऐसे, और कहीं भी हमें इंटरसेक्शंस नहीं दिखाना है। तो एक तो हम ये दिखाएं, इसी तरह से सिमेट्रिकली आप यहाँ लिखें तो ये भी अच्छा है। ये ड्रॉ करने में ध्यान रखना है कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो। इसी तरीके से आप यहां से परपेंडिकुलर दिखाइए और सिमेट्रिकल भी कीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं? अच्छा, यहां पर देख लिया ये ऐसे अगर हम दे रहे हैं तो यहां भी हम तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा गया है? ये इंटरसेक्ट न करे, और क्या ध्यान रखा गया है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो यहाँ कोई फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए, और ओरिजिनेट होते समय यानी स्टार्ट होते समय ये सरफेस के परपेंडिकुलर स्पीड हो। तो इस तरह से आप के लिए टास्क है कि आप किस किस केस में कीजिएगा बोथ पॉजिटिव चार्ज। ये एज ए होमवर्क है कि जब बोथ नेगेटिव चार्ज हो
तो ये होमवर्क क्या होगा आपका कि बोथ नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करो। एक सेकेंड क्या करना, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो हम अभी पढ़ाएंगे, जिसमें एक चार्ज होता है नेगेटिव और दूसरा चार्ज होता है पॉजिटिव। तो इन दो केसेस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें और फिर मैं एक और एग्जांपल के थ्रू इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मेटेलिक स्फीयर है, ये मेटेलिक स्फीयर है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। आपको देख करके बताना है कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सही रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, तो बोले कि ये सरफेस पे परपेंडिकुलर क्यों नहीं है? तो आप स्फीयर या आप जान रहे हैं कि स्फीयर के किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, डाला गया टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट लेते हैं वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो रेडियस है इस पर ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है। यहां हम एक अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं तो आप ये बताएं कि ये टेंजेंट अगर ऐसे आप ड्रॉ किए, लेकिन क्या ये सेंटर होकर गुजर रहा है? नहीं। इसलिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्या ऐसी फील्ड लाइंस हो सकती है? नो। क्यों? परपेंडिकुलर भी नहीं है और क्या गड़बड़ी है कि ये तो इस साइड से भी होकर गुजरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ढंग का देख करके, कुछ अट्रैक्टिव देख करके आप कह देंगे कि ये फील्ड लाइंस हो सकती है। ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर्टी चेंज वाले कीजिए। क्या हम ये कहें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, हो सकती है? तो यहाँ भी होगा कि आंसर की ये सेंटर से हो सकता है कि सेंटर से गुजरता हुआ हम दिखाएं, लेकिन ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती, क्योंकि यह थोड़ी ये जो आपका मेटेलिक स्फीयर जो है इसके अंदर से होके जा रही है, तो ये अंदर से फील्ड लाइंस नहीं जाती है, ये गलत है। अच्छा, इस पर जो विचार कीजिए, क्या ये फील्ड लाइंस हो सकती है? तो ये फील्ड लाइंस हो। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये क्या है, सेंटर से होके जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेडियस के लॉन्ग यहाँ से पहुंची हुई है और इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सही रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा? ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये न तो अंदर से होकर गुजरी है, सरफेस पर परपेंडिकुलर पहुंची भी है और सरफेस से परपेंडिकुलर ओरिजिनेट भी हुई है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। और आप एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है प्रोजेक्ट 1.7 या कुछ होगा, उसमें डिफरेंट तरह के फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया है। आप देखिए और उसमें से पता लगाइए कि कौन सी फील्ड लाइंस का सही रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा। अब देखो बच्चों क्या क्या चीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट्स है, इसको भी देख लेते हैं, हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, डिफिनेशन हो गया, प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, एडवांटेज पढ़ा और फिर आपने पढ़ा कि हाउ टू ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन डिफरेंट केसेस। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है वो देखिए आप, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, अब हम लोग का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज and two equal and opposite charges separated by a short distance. Two equal and opposite charges separated by a short distance constitute
constitute an electric dipole. Two equal and opposite charges, जैसे ये हो गया आपका, यहां पर हम क्या लिए हैं, निगेटिव चार्ज माइनस की, और ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो कितनी दूरी से अलग है, इसका अत्यंत सूक्ष्म दूरी से अलग है, ए बी से। ये क्या कहता है, ये सिस्टम को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, विद्युत विधि, दो इक्वल, दोनों चार्ज वैल्यू में सेम है, और अपोजिट चार्ज, ठीक है, सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस constitutes an electric dipole। अब देख लिया, डाइपोल के लेंथ को हम लोग 2a से सिंबलाइज करते हैं। ओके, तो आप ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। नेक्स्ट चीज देखिए आप कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, और इसको किस चीज से सिंबलाइज करते हैं, P से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट may be defined as the product of one of the charge of dipole, one of the charge of the dipole and length of the dipole। इसलिए कैसे लिख सकते हैं मैथ की भाषा में, P इक्वल टू वन ऑफ द चार्ज, केवल आप वैल्यू ले तो चार्ज का वैल्यू कितना है, Q, और लेंथ ऑफ द डाइपोल जो AB है उसको कैसे से सिंबलाइज किया जाता है, 2a से। ओके, तो लेंथ ऑफ द डाइपोल को हम लोग 2a से सिंबलाइज करते हैं, और इसके पीछे कारण क्या है कि कहीं हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हाफ लेंथ लेना होता है, तो a/2 से बेहतर है कि हम उसको 2a से सिंबलाइज करते हैं। अब ये ध्यान रहे आप कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। इट मींस इसमें क्या क्या है, मैग्नीट्यूड्स भी है यानी वैल्यूज भी है, और इट हैज ए डायरेक्शन टू। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। और इसकी यूनिट आप कैसे बताएंगे, अच्छा हाँ, अगर ये एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या लेते हैं, पहले तो हम वेक्टर फॉर्म में इसको सिंबलाइज करें। तो यहाँ चार्ज का स्केलर है, इस पर तो हम वेक्टर का साइन नहीं दे सकते, तो इसका डायरेक्शन किसके अलोंग, 2a। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 2a, एंड डायरेक्शन ऑफ P is along the direction of 2a, और 2a के डायरेक्शन किधर देते हैं, that is from negative to positive charge। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन किधर से किधर देते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लें तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, A to B। सो डायरेक्शन ऑफ P इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 2a, और 2a का डायरेक्शन वही है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट मींस P का डायरेक्शन किधर से किधर हो गया, P का डायरेक्शन 2a के अलोंग, और 2a का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो P का भी डायरेक्शन क्या लिखा है, किधर से किधर लिखा है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब आप इसकी यूनिट बताएं
तो यूनिट ऑफ पी, तो यूनिट ऑफ पी कैसे लिखिएगा? सिंस अभी आप देखे हैं कि सिंस पी इज इक्वल टू क्यू इनटू 2a, तो यूनिट ऑफ पी क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ पी इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम, और 2a क्या है? लेंथ है, तो इसका यूनिट हो गया मीटर। इसलिए यूनिट ऑफ पी क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। ओके, तो यूनिट ऑफ पी इज कूलम मीटर। मैं इसको बढ़ा करके अगर ऐसे लिखूं तो कूलम मीटर। लेकिन एक चीज ध्यान दें आप कि कूलम मीटर ही लिखें और एमसी करके नहीं लिखें। मैथ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहां तो आप क्रम को बदल सकते हैं, पर आप जानते हैं कि ऐसे लिखने पर कोई व्यक्ति इसको क्या पढ़ेगा? कूलम मीटर ही पढ़ेगा। लेकिन ऐसे लिखते हैं तो वो मीटर कूलम नहीं हो सकता है, इसको क्या पढ़ लेगा? मिली कूलम, क्योंकि ये तो प्रीफिक्स है। एम तो कहीं भी आता है, एम तो यहां भी आ सकता है, मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपका एम यहां भी आ सकता है, मिलीग्राम। तो इसलिए आप ऐसे लिखें और इस तरह से लिखने से बचे। तो क्या यूनिट है इसका? कूलम इनटू मीटर। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, और इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट आपके विषय में कहीं पढ़े होंगे, आपके हम लोग भी बताते हैं। कुछ मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में बड़ा यूजफुल होता है। तो आप यहाँ तो जान गए कि इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, और इसकी एक प्रॉपर्टीज है जिसके टर्म्स में हम लोग स्टडी करते हैं, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और आपको यह भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। अब आपका जो है इलेक्ट्रिक डायपोल भी सीख जाएंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी जाएंगे। अब आपको डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसके कारण? एक डायपोल के कारण। तो हम लोग को अगला काम है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें डायपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कहां निकालना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वैसे तो हम लोग को ये डायपोल अगर है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां निकालेंगे, ये पॉइंट को निकालेंगे तो एक्सियल पॉइंट कहलाता है। फिर हम लोग यहां निकालेंगे और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। और जब ये सारी चीजों को याद कर ले आपको लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे आप एट एनी पोजीशन यहां भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले हम लोग इसको सीखें। और इसके बाद आपका एक टॉपिक बच जाएगा और वो होगा टॉर्क। तो देख लें, हम सबसे पहले कहां निकाल रहे हैं? एट द मिड पॉइंट, एंड मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, और कहां पर निकाला हमें? तो ये हो गया हमारा एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका नेगेटिव चार्ज यहां है और पॉजिटिव चार्ज आपका इस पॉइंट पर है। और मिड पॉइंट क्या हो गया? ओ, यहीं पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण भी होगा और इस चार्ज के कारण भी होगा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे पता है। आप यहां भी देख लें, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ E है क्या? तो E है आपका फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लें और नेगेटिव चार्ज के कारण, जैसे इस नेगेटिव चार्ज के कारण हम इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बताएं, तो हम क्या करेंगे? ये आप देखिए, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर +1 को दिमाग में रखिए तो ये किधर खींचेगा? यहाँ पर वेक्टर का पूंछ रखिए टेल, और वहां से देखिए ये अपनी ओर खींचेगा और कितनी भी ये दूर हटाएगा।
तो क्योंकि ये अनलाइक है तो इधर तो नहीं होगा, तो ये तो अपने किया, अट्रैक्ट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर हम ऐसा लेते, सपोज करो कि हम यहाँ पर +5 कूलम चार्ज करते और इस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी बताते, फिर यहाँ हम +1 चार्ज को इमेजिन करते, तो ये आपका जो है, ये अगर ये पॉजिटिव है और ये आपने +1 लिया है तो क्या इसको अपनी ओर खींचेगा? तो लेकिन नहीं, तो ये किधर रिपेल करेगा? इस डायरेक्शन में करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फैक्टर है, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसके लिए हमें डायरेक्शन सबसे पहले लिखा रहना होगा, जिससे कि हम उसका वेक्टर एडिशन कर सके। तो हम यहाँ पर निकालेंगे ये वो पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये हम किधर लेंगे? क्योंकि यहाँ +1 है तो ये अपने ओर खींचे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? O पर। किसके कारण? A के कारण। इसको क्या पढ़िएगा? E at O due to A, E at O due to A, इसको क्या पढ़िएगा? रीड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या बोलचाल में हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी करते हैं हम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट निकालो, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू A। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो यहाँ पर हम +1 रखते हैं और हमेशा यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब आप दिमाग में ले कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दी है वहां क्या लेंगे हम? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या लेना है हमको? +1 यूनिट चार्ज। तो अगर ये +1 यूनिट चार्ज लेंगे, +1 यूनिट, तो ये क्या करेगा? अपनी ओर तो नहीं खींचेगा, ये इसको इधर रिपेट करेगा। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। इसको कैसे लिखा जाए? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज एट V। और दिमाग में रखिए, अभी मैं लिख देता हूं, लेकिन ऐसा ना समझे आप कि ये कहा जा रहा है, आपको ऐसा कहा जाएगा कि +1 कूलम चार्ज का फोर्स निकाले। कहा यह जाएगा कि पॉइंट O पर इंटेंसिटी निकाले, और हमें अपने दिमाग में रखना है कि जहां इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर हम क्या करेंगे? +1 यूनिट चार्ज देंगे। तो आप ध्यान दें, अब ये देख लें कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? आप बताइए कि अगर ये दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा, सपोज तो एक 10 न्यूटन का है, दूसरा 5 न्यूटन का है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आप? तो F नेट रिजल्टेंट दोनों को ऐड कर देते हैं और ये आपका 50 न्यूटन हो गया आपका। तो इस तरह से आप रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए कि किस फॉर्मूले के कारण, किस फॉर्मूले की मदद से ये फील्ड निकालते हैं। तो मैं तो कोई भी काम करने के पहले सबसे पहले चाहता हूं कि एक बार फॉर्मूला लिख लूं। तो E, सिंस E कितना है? 1/4πε0 की बयान उसमें, देयरफॉर मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ E at O ड्यू टू A, ये कितना है? तो 1/4πε0 क्यूब, और ये डिस्टेंस कितना है? तो अब आप देख रहे हैं डायपोल के लेंथ को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं? 2a से, और ये मिडिल पॉइंट है, तो ये लेंथ कितना होगा? a, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? a, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डायपोल। तो क्यूब लिखेंगे 4 और साइन नहीं लेना है, और डिस्टेंस कितना है पॉइंट्स होगा? a, तो a स्क्वायर हो गया, और फिर E at O ड्यू टू B, ये कितना हो जाएगा? 1/4πε0, चार्ज कितना है? Q, और बीच की दूरी कितनी है? a तो स्क्वायर में। अब क्योंकि बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, देख ले आप, बोथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपका? एक ही डायरेक्शन में, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका? जो है since both are along the same direction, therefore E net कितना है? E at O due to A प्लस E at O due to B। अब इनका वैल्यू लिखिए, 1/4πε0 और Q by A स्क्वायर प्लस 1/4πε0 और Q, और बाई क्या लिखिएगा? ये A स्क्वायर, और इस तरह से वैल्यू कितना हो गया? 1/4πε0
2 क्यू बाई ए स्क्वायर। तो इस तरह से ये मिड पॉइंट पर क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। और देख लें आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में है, जबकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए आपको क्लियर हो गया कि एट द मिड पॉइंट्स ऑफ द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो अभी आप कहां पर निकाले, मिड पॉइंट पर निकाले। और आपको जो है कहां निकालना है, तो अब हम लोग को निकालना है एक्सियल पोजीशन पर। तो एक्सियल पोजीशन पर हम लोग, अब देखो बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले कहां पर, मिड पॉइंट पर, और हमें निकालना है और कहां पर, तो देख ले आप कि अभी आपको निकालना है इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को एक्सियल पोजीशन, ये पोजीशन एक्सियल पोजीशन कहलाता है, यानी दोनों के मिलाने वाली लाइन है। तो यहां भी निकालना है हमें, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और आप अगर इन सब को कर ले तो ये लास्ट में आप इसको भी सीख लेंगे एट जनरल पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां भी कर सकते हैं। तो हम ये काम अगली क्लास में आपका ये काम करेंगे कि हम एक्सियल पर निकालेंगे और इक्वेटोरियल पर निकालेंगे। आज हम मिड पॉइंट पर निकाले हैं और हम चाहते हैं कि आप यहाँ तक रिविजन कर लें कि ये बातें क्लियर हो जाए। और फिर इसका एक टॉपिक और क्या बच जाएगा, कि टॉर्क ऑन डाइपोल, मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो हम लोग अगले क्लास में क्या सीखेंगे कि डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहां पर, एट एक्सियल पोजीशंस, इक्वेटोरियल पोजीशंस, एट एनी पोजीशंस, और फिर सीखेंगे आप टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन साथ साथ आप ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप अगर थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो ये आपको कठिन नहीं लगेगा, और इनकेस आपको दिक्कत है होगी तो आप पूछ भी सकते हैं। तो आप ये जो एक्सरसाइज है उसका 1.1 से लेकर के, यानी एक्सरसाइज 1 का 1 से लेकर के 30 तक आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और शॉर्ट एग्जाम्पल में भी देखिए 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 एंड 1.9 ये काम कर सकते हैं। और कुछ उसमें कूलम्ब्स लॉ पर भी है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ज्यादा अंतर नहीं है। कूलम्ब्स लॉ में क्या करते हैं, दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालते हैं, और इंटेंसिटी में क्या करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज करते हैं। तो फिर से आप देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देख लें, जिससे कि आप जो है एक सम बनाइएगा। तो सबसे पहले आप देख लें कि अगर हमें एक ही पॉइंट पर, जैसे कि हम पिछले क्लास में भी बताया थे, और फिर एक एग्जांपल रिकॉल कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ -10 कूलम चार्ज है और यहाँ भी -10 कूलम चार्ज है, और इस पॉइंट पर O पर हमें इंटेंसिटी बतानी है, और सपोज करो कि ये डिस्टेंस A है, या इधर हम ले लेते हैं कि ये कोई डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ इंटेंसिटी कैसे बताइएगा, तो इंटेंसिटी इसके कारण भी बताना हो और इंटेंसिटी इसके कारण भी बताना हो। पहले आप इसके कारण, तो इसके कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर हो, तो इंटेंसिटी जहां हमें बतानी है क्या कंसीडर करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यदि हम प्लस यूनिट चार्ज लें तो ये क्या करेगा, अपनी यूनिट को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए E एट O आर ड्यू टू A यह। अगर हम इसके कारण लें तो यह भी +1 यूनिट चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, तो E एट O आर ड्यू टू B। और ये देखा जाए कि कौन बड़ा है, तो क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम है और ये चार्जेस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, सेम हो, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अब देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पर सिंस E एट O ड्यू टू A इक्वल है किसके, E एट O ड्यू टू B। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो 1/4πε0 Q/r। तो चार्ज का वैल्यू भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है,
हो सकता है कि आप इसको भूल गए हो कि ये हमारा इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो देख लिया, अगर हम यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं Q और इससे r डिस्टेंस तो हमें यहाँ पर इंटेंसिटी बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे? हम लोग तो पढ़े कि इंटेंसिटी है क्या, तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, शॉर्ट में हम लिखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 by r स्क्वायर। तो यहाँ इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 के जगह क्या लोगे? Q, और Q2 के जगह 1, क्योंकि आप देखे कि हम यहाँ इंटेंसिटी निकालना है +1 देते हैं बाई r स्क्वायर। इस तरह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको फिर मैंने बस रिकॉल किया हम, और ये कितना। और फिर सर ये अगर ऐसा है कि यहाँ तो इंटेंसिटी 0 हो गया, अब एक अगला एग्जाम्पल लें, अब इसको जरूर आप कीजिएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले आप, अगर हम ऐसा लेते हैं कि ये भी 10 कूलम है और ये भी 10 कूलम है, ये A पॉइंट है, ये B है, ये 5 मीटर है, और हम यहाँ बताना चाह रहे हैं किस पॉइंट पर, सपोज करके हम P पॉइंट को बताना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा? ये भी इधर फेल करेगा, तो आपका E एट P पॉइंट पर किसके कारण? तो B के कारण। और इसके कारण भी क्या होगा? E एट P ड्यू टू द चार्ज एट A, फिर सेम डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस भी हमको 5 मीटर दिया है। तो हम इंटेंसिटी नेट की कैसे निकालेगा? E नेट जो है दोनों को ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि E सेम डायरेक्शन में है, तो E एट P ड्यू टू A प्लस E एट P ड्यू टू B। अब ये आप काम कर लेंगे, 1/4πε0 का वैल्यू दिया, देखिए आप ये लिख लेते हैं 1/4πε0। ओके, तो ये देख लिया कि ऐसे केस में E, अच्छा E एट T ड्यू टू A, तो ये कितना हो जाएगा? और ये वैल्यू रख दीजिए आप, यानी 10 कूलम, और यहाँ पर हम T पर A के कारण निकाल रहे हैं, और ये दूरी कितनी है? 5 मीटर एंड 5 मीटर, दैट इज 10 के स्क्वायर प्लस 1/4πε0। ये चार्ज कितना है? 10, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? आप इसका अब तक वैल्यू भी याद कर लिए होंगे कि 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ के साइड में होता है, और फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और लास्ट में आप यूनिट देना ना भूलें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? न्यूटन बाई कूलम। और इस केस में क्या था? ऐड किया गया, क्यों? बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। और इस केस में क्या है? बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये दोनों इक्वल है। और दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो सिंस E एट O ड्यू टू A इक्वल है, इसलिए E नेट क्या हो जाएगा? है E एट नेट हो जाएगा, देयरफॉर E एट नेट क्या हो जाएगा? 0। तो एक लास्ट एग्जांपल है, और उसको आप सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम समझते हैं कि आप इसको ठीक से कीजिएगा। और हमको लग रहा है कि ये पिछले क्लास में बताए हुए हैं, तो आप देख लें। जैसे इसके केस में कम से कम डायरेक्शन को सीख लें, और इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सपोज तो ये -q चार्ज है, और यहाँ पर -q है। ओके, तो और यहाँ पर हमें क्या बतानी है? इंटेंसिटी बतानी है। तो ये डिस्टेंस कितना है? A, और सपोज तो ठीक है, ठीक है। तो इसके कारण इंटेंसिटी का क्या डायरेक्शन हो जाएगा? इस पॉइंट पर +1 लेंगे तो ये डायरेक्शन होगा, ये +1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इसके कारण क्या होगा? और इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला सिखाए थे आपको? आप रिजल्टेंट निकालने के लिए E नेट निकालने का फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा? तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos थीटा, तो यहाँ 60 डिग्री है। और इस तरह से हमको लग रहा है कि अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्लियर हो गया। हम अगर यहाँ पर माइनस लें और यहाँ पर प्लस लें, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे बताइएगा?
तो माइनस निकाल तो ये डायरेक्शन हो, क्योंकि प्लस वन तो अपनी वेक्टर है, और इस पॉजिटिव चार्ज से क्या हो ये डायरेक्शन। अब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो आपको हम आज फिर कोशिश किए हैं क्लियर करने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे बताएं और इसका बेसिक क्वेश्चंस कैसे करें। अगले दिन हम लोग जो है बाकी टॉपिक को लेंगे और कुछ और सम करेंगे।